नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ कॉन्सेप्ट 25 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कल से एक सीरीज स्टार्ट किया है जो हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम चल रहे हैं। उसमें आ रहे क्वेश्चन को मैं बच्चों से एक दूसरे से जानकर जो क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं वो आप लोग को सामने रख रहा हूँ, ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो आपको हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन मिले। इसके अलावा जो एसएससी, एनटीपीसी या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी करें, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, हरिशेन या रवि कीर्ति? तो सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति, होगा प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि और मंत्री हरिशेन ने की थी। भाषा और शैली, यह संस्कृत भाषा में और चंपू काव्य शैली, गद्य और पद्य, चंपू काव्य का मतलब गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, में लिखा गया। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों, उनके व्यक्तित्व, गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ अदर ऑप्शन। कालिदास, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम जैसी महान कृतियों की रचना की। बाणभट्ट, ये 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनमें हर्षचरित और कादम्बरी लिखी थी। रवि कीर्ति, ये चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख की रचना की थी, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को हराने का उल्लेख है। तो हमारा आंसर क्या है इसमें? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो कौन होगा? हरिशेन थे। कौन थे? हरिशेन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किन देवताओं से की गई थी? कुबेर, वरुण, इंद्र और यम से, विष्णु, शिव, ब्रह्मा और गणेश से, सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि से, केवल कुबेर और इंद्र से। तो सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति में कितने? 26वें श्लोक में हरिशेन ने समुद्रगुप्त को लोकपालों या दिक्पालों के समान बताया। इसमें समुद्रगुप्त की तुलना 4 देवताओं से की गई। किससे किससे? कुबेर से, वरुण से, इंद्र से और यम से। कुबेर किसे कहा जाता है? धन के देवता को। कुबेर का मतलब उनकी उदारता और दानशीलता के कारण। वरुण उनकी शक्ति और न्याय के कारण। इंद्र उनके साहस और विजय अभियानों के कारण। यम दुष्टों को दंड देने की उनकी क्षमता के कारण। तो हमारा सही ऑप्शन होगा कुबेर, वरुण, इंद्र और यम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में कानपुर से नाना साहेब का साथ सबसे ज्यादा सेनापति के रूप में किसने दिया था? कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, मंगल पांडे ने या बेगम हजरत महल? किसका? नाना साहेब का साथ। तो उनका सबसे अधिक साथ किसने दिया था? तात्या टोपे ने दिया था। किसने दिया था? तात्या टोपे ने दिया। चलिए इसके बारे में जानते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेतृत्व नाना साहब, जिसे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के नाम से जाना जाता है, उनका सबसे विश्वसनीय और मुख्य सहयोगी कौन थे? तात्या टोपे थे। तात्या टोपे की क्या भूमिका थी? तात्या टोपे नाना साहेब के प्रमुख सेनापति, कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने न केवल कानपुर में सेना का नेतृत्व किया, बल्कि कानपुर के पतन के बाद ग्वालियर की सेनाओं को भी एकजुट किया था। इसके अलावा नाना साहेब के साथ उनके सलाहकार कौन? अजीमुल्ला खां थे, जिन्होंने राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर उनका साथ दिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? तात्या टोपे। इसके अलावा भी डिटेल जानते हैं, जैसे कुंवर सिंह, ये बिहार के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। वे अपनी छापामार युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध थे। मंगल पांडे
मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह की पहली चिंगारी जलाई थी। इनका कानपुर के विद्रोह में प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, बट इन्होंने पहली चिंगारी कहा बैरकपुर छावनी में विद्रोह की पहली चिंगारी जलाई थी। बेगम हजरत महल ये लखनऊ अवध से विद्रोह का नेतृत्व किया था और अपने बेटे बेरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरोजनी नायडू की पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड की प्रस्तावना किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, आर्थर सिमन्स ने या एडमंड गॉस ने? तो सरोजनी नायडू क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू की पहली कविता जो 1905 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का प्रमुख प्रस्तावना क्या है? ब्रिटिश कवि और आलोचक आर्थर सिमन्स द्वारा लिखी गई है। सिमन्स ने सरोजनी नायडू की कविताओं की प्रशंसा करते हुए सच्ची भारतीय आत्मा को एक व्यक्ति बताया है। इस पुस्तक की सफलता के बाद ही सरोजनी नायडू को कौन सी भारत कोकिला के नाम से, किस नाम से? भारत कोकिला का नाम मिला था। भारत कोकिला के रूप में उन्हें पहचाना गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? आर्थर सिमन्स था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या यूरोप? कौन सा विषुवत रेखा अफ्रीका से गुजरती है? दक्षिण अफ्रीका, एशिया, यूरोप? तो इसका आंसर होगा यूरोप। मध्य अक्ष मतलब भूमध्य रेखा, जिसे जीरो अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती। यह रेखा कुल 3 महाद्वीप और 13 देशों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन कौन से? दक्षिण अमेरिका, एशिया और यूरोप। तो हमारा आंसर क्या होगा? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप। ये कहाँ से नहीं गुजरती है? यूरोप से नहीं गुजरती। चलिए इसके बारे में देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के कौन से देशों में? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरती है। अफ्रीका में गैबोन, कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया से होती है। एशिया में मुख्य रूप से मालदीव और इंडोनेशिया द्वीपों से गुजरती है। लेकिन यूरोप से अक्षांश रेखा गुजरती है, ना कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा गुजरती है। यूरोप पूरी तरीके से कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा के काफी उत्तर में, इसलिए वहां से नहीं गुजरती। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिमालय के किस भाग में ऊंचाई में सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है? पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय या ट्रांस हिमालय? किस भाग में ऊंचाई में सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है? तो वो हो गए पूर्वी हिमालय। कौन सी? पूर्वी हिमालय। विविधता का कारण अधिक वर्षा और उष्णकटिबंधीय प्रभाव के कारण यहाँ की घाटियां बहुत गहरी होती हैं, चोटियां बहुत ऊंची होती हैं, जिससे एक छोटे से क्षेत्र में ही उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन तक के वनस्पतियों और ऊंचाइयों का अंतर दिखता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, इसका डिटेल भी आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक भेजें, ताकि ये जितने ज़्यादा तक लोगों तक जाएगा उनको भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, नील्स बोर? किसका? परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड और नील्स बोर। तो किसके द्वारा की गई थी? जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? जॉन डाल्टन के द्वारा की गया था। जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। रदरफोर्ड इन्होंने स्वर्ण पन्नी प्रयोग के मदद से परमाणु के नाभिक की खोज की थी। नील्स बोर इन्होंने परमाणु की कक्षा और ऊर्जा स्तरों के बारे में, किसके? ऊर्जा स्तरों के बारे में बताया था नील्स बोर ने। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पन्नी प्रयोग के माध्यम से परमाणु के नाभिक की खोज की। जे थॉमसन इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा मुख्य रूप से अंग्रेज वैज्ञानिक रसायन जॉन डाल्टन 19वीं सदी की शुरुआत 1803 से 1808 के आसपास में दी गई थी। मुख्य सिद्धांत डाल्टन का डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया कि प्रत्येक तत्व के परमाणु का अपना एक निश्चित द्रव्यमान होता है, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। उन्होंने हाइड्रोजन को आधार मानकर हल्के तत्व के रूप में अन्य तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निर्धारित करने का प्रयास किया था। आधुनिक परिभाषा। हालांकि डाल्टन ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आधुनिक समय में परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 C12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया था, जिसे IUPAC द्वारा 1961 में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन, 20 मीटर की गहराई पर पानी के नीचे दबाव कितना होगा यदि पानी का घनत्व कितना है? पानी का घनत्व कितना है? 1 kg है। पानी घनत्व 1 kg पर लीटर होना रहता है, 1 kg पर लीटर। और गुरुत्वीय त्वरण कितना है? G कितना है? गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होना रहता है, 9.8 है। तो इसका मान क्या होगा? क्या पूछा? दबाव कितना होगा? तो दबाव कितना होगा? सीधे सीधे इसका दबाव होगा 9 दूनी 18 गुणे 10 मीटर। मेरे हिसाब से इसमें आएगा 196 पास्कल। 9 दूनी 18 दूनी 196 पास्कल। मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा कितना? 196 प्लस 1000 किलोमीटर का मल्टीप्लाई का तो हो जाएगा P बराबर, क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा H गुणे P गुणे G होना कहलाता है। तो H कितना है? 20 मीटर। घनत्व कितना? 1 किलोग्राम पर लीटर। तो इसको जो मीटर क्यूब में तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। 9.8 गुरुत्वीय त्वरण होना कहलाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 गुणे 1000 गुणे 9.8 तो हो जाएगा 1,96,000 पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? किसकी? राज्य विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो क्या हो जाएगा? सीधे 25 वर्ष। इसका आंसर क्या होगा? सीधे 25 वर्ष होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173B के अनुसार राज्य विधानसभा या MLA का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु, जो 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1988 में 21 से घटाकर कितना कर दिया है? 18 वर्ष कर दिया। 21 वर्षीय पंचायती राज संस्थानों जिसमें ग्राम प्रधान, पार्षद या नगर निकायों के चुनाव लड़ने के लिए है। और 30 वर्ष होना कहलाता है यह राज्य विधान परिषद और केंद्र में राज्य के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है। और राष्ट्रपति की कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। कितनी? 65 वर्ष होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यपाल की भी 35 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए यदि वे लोकसभा के सदस्य तो न्यूनतम 25 वर्ष, यदि वे राज्यसभा के सदस्य तो न्यूनतम 30 वर्ष। मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। राज्य विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु भी कितनी है? 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। तो हमारा आंसर कितना होगा? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? गांधीनगर, नई दिल्ली, बेंगलुरु या वाराणसी? तो कौन करेगा? सीधे भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ? नई दिल्ली में हुआ था। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त 17 से 19 दिसंबर 2025 से नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे पारंपरिक चिकित्सक वैश्विक
शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। विषय, इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, मतलब रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग रखा गया। इसका उद्देश्य लक्ष्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे में स्थापित करना कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी ब्राउज़र या कंप्यूटर फोल्डर में पीडीएफ फाइल को खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल V का, कंट्रोल F का, कंट्रोल C का या कंट्रोल टैब का? इसका फाइल फोल्डर पीडीएफ फाइल को खोजने के लिए तो कंट्रोल F का, मतलब फाइंड करने के लिए कंट्रोल F का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के दक्षिण में स्थित दो पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया, मालदीव और म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। इसके दक्षिण में स्थित दो पड़ोसी द्वीप तो हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव होना कहलाता है। कौन सा होगा? श्रीलंका और मालदीव होना कहलाता है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, आंसर इसका डिटेल देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिण में हिंद महासागर, मुख्य भूमि के दक्षिण में हिंद महासागर को दो प्रमुख देशों, भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन सा? पहला श्रीलंका, जो पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी के लिए अलग होता है। यह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित होता है। मालदीव, यह लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यह भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक छोटा द्वीप राष्ट्र है। इंडोनेशिया, यह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो अंडमान निकोबार, लेकिन मालदीव की तुलना में यह मुख्य दक्षिण दिशा के निकटतम पड़ोसी नहीं माना जाता। म्यांमार, यह भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है, दक्षिणी नहीं। बांग्लादेश, यह भारत के पूर्व में स्थित है। इसकी सीमा भारत के साथ सबसे लंबी थल सीमा साझा करती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? श्रीलंका और मालदीव, जो दक्षिण में स्थित है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम आपने दे दिया और आने वाले एग्जाम, जिन बच्चों के एग्जाम है, तो जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पढ़े। इसलिए आप क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल, उसको जरूर समझें, क्योंकि यदि प्रश्न ये नहीं आते तो इसके एक्सप्लेनेशन से कोई ना क्वेश्चन जरूर फंसेगा। इसलिए कृपया ध्यान पूर्वक पढ़ें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है? किसकी? उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति। आर्टिकल 14, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 153। किसके? आर्टिकल 153। तो सीधे न्यायिक पुनर्वलोकन वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के अवैध आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को कहा जाता है। इसके तहत किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। न्यायालय किसी भी ऐसे कानून को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के खिलाफ है। भारत के न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। किसके? न्यायिक पुनर्वलोकन यूएसए के अमेरिका के संविधान से लिए गए। आर्टिकल 14, यह विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है, जो एक मौलिक अधिकार न्यायिक शक्ति है। आर्टिकल 44, एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। आर्टिकल 153, यह प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त से संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आर्टिकल 32, जो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति देता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2023-24 में भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो कौन सा सबसे उत्पादक राज्य? केरल होता है। कोट्टायम जिला, जो भारत की रबर राजधानी के रूप में जानते हैं, जहां रबर का मुख्यालय भी स्थित है, इसे रबर का मुख्यालय भी कहा जाता है। यहाँ कहा? कोट्टायम में।
स्थित है। अब अगला क्वेश्चन, बैसागु उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड? तो कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। बैसागु असम के सबसे लोकप्रिय और रंगीन त्योहारों में से एक है। यह मुख्य रूप से असम के बोडो समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। असम यह बोडो नववर्ष का प्रतीक होता है जो प्रसिद्ध बोहाग बिहू के समय, जो बोहाग बिहू कब मनाया जाता है? अप्रैल के मिडिल में मनाया जाता है, उस टाइम पे मनाया जाता है। परंपरा, इस दौरान भगवान शिव, जिसे बोडो के लोग बैथो शिवराय कहते हैं, की पूजा की जाती है। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण पारंपरिक कौन सा होता है? बगरुम्बा होता है, जिसे बगरुम्बा डांस भी होता है। मणिपुर, यहाँ का मुख्य त्योहार, मणिपुर का मुख्य त्योहार लाई हरोबा और संघाई उत्सव होता है। मेघालय में संघाई उत्सव नेशनल पार्क भी है। मेघालय, जहाँ गारो जनजाति कौन सा होता है? बांग्ला और खासी जनजाति द्वारा नोंगक्रेम नृत्य उत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में सबसे प्रसिद्ध त्योहार होता है कौन सा? हार्नबिल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, लगभग दिसंबर के समय मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लू स्काई पहल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है? जल संरक्षण के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए या वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए? कौन सा? ब्लू स्काई। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वायु गुणवत्ता में सुधार के महत्व को रेखांकित करने के लिए नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की, जिसका मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण पर वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे कम करने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। यह दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पैठ क्रियान्वयन की मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिला स्तर पर सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है? मुंसिफ कोर्ट, जिला या सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या लोक अदालत? तो जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन सा होता है? जिला व सत्र न्यायालय होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी नंबर, जिला सत्र न्यायालय होता है। जिला न्यायालय जब न्यायाधीश दीवानी यानी जमीन जायदाद पैसों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं, तब इससे जिला न्यायालय कहा जाता है। सत्र न्यायालय जब वही न्यायाधीश फौजदारी यानी चोरी, मारपीट या हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं, तब इसे सत्र न्यायालय कहा जाता है। जिला और सत्र न्यायालय के पास मृत्युदंड या फांसी की सजा देने का अधिकार, लेकिन ऐसी सजा को लागू करने से पहले उसे उच्च न्यायालय में पुष्टि कराना अनिवार्य होता है। इसके अलावा देखते हैं जैसे मुंसिफ कोर्ट, यह दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए सबसे निचली अदालत होती है। उच्च न्यायालय यह पूरे राज्य की सबसे बड़ी अदालत होती है, न कि जिला स्तर की। लोक अदालत यह विवादों को आपसी समझौते के आधार पर निपटने का एक वैकल्पिक मंच है। यह नियमित न्यायिक पदानुक्रम में सबसे ऊपर नहीं आती। तो हमारा आंसर होगा जिला या सत्र न्यायालय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? किसमें? संघ यूनियन लिस्ट। रक्षा और नागरिकता, पुलिस और कृषि, शिक्षा और वन, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो हमारा आंसर होगा रक्षा और नागरिकता, मतलब डिफेंस और सिटीजनशिप। डिटेल देखते हैं। संघ सूची वे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का केवल केंद्र सरकार के पास है। रक्षा देश की सुरक्षा और कानून से जुड़े, देश की सुरक्षा और सेना से जुड़े मामले केंद्र के अधीन है। नागरिकता देने और लेने का संबंध नियम संसद द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा विदेशी मामले, बैंकिंग, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, तार, जनगणना भी इसी सूची का हिस्सा है। वर्तमान
संघ सूची में 100 विषय थे, जो पहले कितने थे? 97 थे। अब 97 से बढ़ के कितने हो गए? 100 हो गए। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की वह कौन सी मुख्य विशेषता है जो उसे बहुत ही कम समय में जटिल गणनाएं करने में सक्षम बनाती है? एक्यूरेसी, स्पीड, गति, कर्मठता, डिलीजेंस या बहुमुखी प्रत्यय, वर्सटैलिटी। क्या पूछा? कौन सी जो बहुत ही कम समय जटिल गणना करने में सक्षम बनाती है? तो वह है स्पीड। एक कंप्यूटर लाखों करोड़ों निर्देशों को मात्र एक सेकंड में संसाधित या प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर की गति को आमतौर पर मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें? गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी का स्कोर कार्ड या रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए हम आमतौर पर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, शैक्षिक सॉफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइनर सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो किसका उपयोग करते हैं? शैक्षिक सॉफ्टवेयर का। शैक्षिक सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो विशेष रूप से शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। भूमिका, स्कूल और कॉलेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं जो शैक्षिक सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। इनमें छात्रों के अंक दर्ज करना, औसत निकालना, ग्रेड देना, अंत में एक व्यवस्थित स्कोर कार्ड करना आसान होता है। यह MS Excel का भी उपयोग किया जाता है जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है जिन्होंने कई विदेशी कलाकारों के साथ मिलकर एल्बम निकाले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है? पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां या हरि प्रसाद चौरसिया। तो कौन है? कौन सा वादक पूछा है? सीधे तबला वादक। तो इसका आंसर होगा उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन जो भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक जिसे विश्व संगीत के क्षेत्र में उनको योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्होंने कई ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा जैसे देखते हैं पंडित रविशंकर, ये दुनिया के सबसे बड़े सितार वादक हैं। इन्हें भी विदेशों में भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाया, लेकिन इनका मुख्य वाद्ययंत्र क्या है? सितार है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये भारत के महान शहनाई वादक थे। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया शायद 1999 2001 के समथिंग। हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1818 में बंगाल में शुरू हुई कौन सी फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फराजी मूवमेंट का। कब? 1818 में। सैयद अहमद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह, टीटू मीर या दादू मियाँ। तो किसने किया था? हाजी शरीयतुल्लाह ने, जो 1818 में पूर्वी बंगाल में शुरू हुई थी। इसकी स्थापना हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। फराइजी शब्द फराइज से बना है जिसका अर्थ है ईश्वर द्वारा निर्धारित अनिवार्य कर्तव्य। इसका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में व्यक्त कुरीतियों को दूर करना, सामाजिक सुधार लाना। बाद में यह आंदोलन शोषक जमींदारों ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक राजनीतिक आर्थिक संघर्ष में बदल गया था। हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दादू मियाँ ने इस आंदोलन को और अधिक क्रांतिकारी और संगठित बनाया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी जिसे दिसंबर 1999 में निगमित या इनकॉर्पोरेट किया गया था? LIC, नाबार्ड, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड या भारतीय साधारण बीमा लिमिटेड। तो कौन सा हो जाएगा? भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड ने। AICIL
भारत में कृषि बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी और विशिष्ट कंपनी। 20 दिसंबर 1999 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत निगमित किया गया। हालांकि इसे अपना व्यावसायिक परिचालन अप्रैल 2003 में शुरू किया था। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है। यह किसानों की प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान की खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ की किस अवस्था में कण सबसे अधिक अनियंत्रित रूप और उच्चतम गति में गति करते हैं? ठोस, तरल, गैस या प्लाज्मा? सबसे अधिक तो हो जाएगा गैसीय अवस्था में। इसमें गैसीय अवस्था में सबसे अधिक गति करते हैं, क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, इनके बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इनके बीच की गति तेज होती है। गैस के कण सभी दिशाओं में बहुत तेज गति से दौड़ते हैं। उच्च गतिज ऊर्जा के कारण ये कण आपस में और बर्तन की दीवारों से लटकाकर टकराते रहते हैं। अधिक रिक्त स्थान होने के कारण गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। सामान्य भौतिक अवस्था के संदर्भ में गैस सही होता है। हालांकि यदि विकल्प में अत्यधिक उच्च तापमान वाली अवस्था प्लाज्मा शामिल हो तो इसमें ऊर्जा और गति और भी अधिक होती है, लेकिन शैक्षिक परीक्षाओं में अक्सर गैस को ही गतिशील अवस्था के रूप में पूछा जाता है। जैसे ठोस, इसमें कण अपनी जगह पर इसे लेकर कंपन करते हैं, इसके बीच आकर्षण बल अधिक होता है, लेकिन इनके बीच की गति कम होती है। तरल, इसमें कणों की गति ठोस से अधिक लेकिन गैस से कम होती है। ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, जिससे बहने का गुण आता है, फ्लूइडिटी आती है। प्लाज्मा, यह पदार्थ की चौथी अवस्था, केवल यह बहुत उच्च तापमान जैसे तारों में पाई जाती है। इसमें गैस आयनित होते हैं। अगला क्वेश्चन। तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं कर सकता? निलंबनकारी वीटो का, पॉकेट वीटो का, पुनर्विचार के लिए वापसी या राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रखना। तो 8 अप्रैल 2025 को द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु मामले में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया गया। निर्णय क्या था? न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपाल को पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अनिश्चितकालीन देरी अवैध, राज्यपाल विधेयकों पर अपनी सहमति को अनिश्चित काल के लिए रोक नहीं सकता और न ही किसी निर्णय के उन्हें लंबित छोड़ सकता है। आर्टिकल 142 का प्रयोग, न्यायालय अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें 10 विधेयकों को स्वीकृत मान लिया जिन्हें राज्यपाल ने लंबे समय से लंबित रखा था। समय सीमा, कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्यपाल को विधेयकों पर 1 से 3 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। क्वेश्चन क्या था कि किसका प्रयोग नहीं कर सकता? तो किसका नहीं कर सकता? पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। किसका? पॉकेट वीटो का। अब अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? आर्टिकल 105, आर्टिकल 108, आर्टिकल 110 या आर्टिकल 112? तो इसको हो जाएगा आर्टिकल 108, मतलब अनुच्छेद 108। इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध, डेडलॉक को दूर करने की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कब बुलाई जाती है? जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे या संशोधनों पर असहमति हो या दूसरा सदन 6 महीने तक कोई कार्यवाही न करे। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में राज्यपाल के उपसभापति अध्यक्ष करते हैं।
संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों और वित्त विधेयकों के लिए बुलाई जाती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। अब अगला ऑप्शन देखते हैं इसमें, जैसे 105, यह संसद के सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 110, यह धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, जो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। आर्टिकल 112, यह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है। वैसे बजट किसी भी संविधान में नहीं लिखा गया है, बट आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया। अब 2023 के अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति, अगला क्वेश्चन है, 2023 के अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता वाली चयन समिति की सलाह पर की जाती है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या विपक्ष के नेता? किसकी? राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता वाली चयन समिति की सलाह पर की जाती है? तो किसकी सलाह पर? तो सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, जो विधेयक 2023 के, यह विधेयक चुनाव आयोग अधिनियम 1991 पर स्थान लेता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और बर्खास्तगी का प्रावधान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति की चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा के विपक्ष के नेता और सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं। इस समिति में रिक्त होने पर भी चयन समिति की सिफारिश होती है। तो सीधे नियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो समिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है, तो इसका क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राणी प्रवालम शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किन दो भाषाओं के मिश्रण से बनी साहित्यिक शैली के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम में मिलता है? कौन से? लीला तिलकम। तमिल और संस्कृत, मलयालम और संस्कृत, तेलुगु और संस्कृत या कन्नड़ और संस्कृत? तो क्या पूछा? लीला तिलकम, मणि प्रवालम। तो मणि प्रवालम का मतलब क्या होता है? यह एक दक्षिण भारत की अनूठी साहित्यिक शैली। मणि का अर्थ होता है मूंगा, प्रवालम का अर्थ होता है मोती। मतलब मणि स्थानीय भाषा मलयालम को और प्रवालम संस्कृत को दर्शाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? मलयालम और संस्कृत। अब लीला तिलकम, जो 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध एक ग्रंथ जो मणि प्रवालम शैली के व्याकरण और काव्य शास्त्र पर आधारित है। यह ग्रंथ स्वयं इसी शैली में लिखा गया है। यह शैली मुख्य रूप से वर्तमान केरल क्षेत्र में विकसित हुई थी, जहाँ विद्वानों ने स्थानीय भाषा को संस्कृत के साथ जोड़कर साहित्य रचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल के एक संकरण का प्रयोग में F2 पीढ़ी के दृश्य रूप अनुपात क्या होता है? 1:2:1, 3:1, 9:3:1 या 1:1? तो कौन सा पूछा? मेंडल के एक संकरण का प्रयोग, जो F2 पीढ़ी के दृश्य रूप अनुपात होता है, जिसका होता है 3:1। यह अनुपात दर्शाता है कि 75% प्रभावी लक्षण है और 25% अप्रभावी लक्षण। जीनोटाइप अनुपात, जिसमें F2 जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1, जिसमें 1 मतलब TT रेशो T स्मॉल t आधार। यह परिणाम मेंडल के पृथक्करण के नियम की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन, अब संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवीय सहायता के लिए सबसे आर्थिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? चीन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान? किसको मानवीय सहायता यूएनओ में सबसे अधिक आर्थिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो सीधे हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगला क्वेश्चन, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग का संबंध मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में? कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा या राजस्थान? तो कौन सा चेरियल स्क्रोलिंग पेंटिंग? तो हो जाएगा तेलंगाना में होता है। इसके डिटेल देखते हैं। कला का प्रकार, यह एक
चेरियम। तो क्या हो जाएगा, ये एक कलात्मक स्क्रॉल पेंटिंग है जो फिल्म रोल और केमिस्ट्री स्ट्रिप की तरह होती है। इसमें हिंदू महाकाव्यों, रामायण, महाभारत, पुराणों और लोक कथाओं को चित्रित किया जाता है। इन पेंटिंग मुख्य रूप से लाल, नीले, पीले और हरे जैसे जीवंत रंगों का प्रयोग किया जाता है। यह कला मुख्य रूप से तेलंगाना के नक्काशी परिवारों द्वारा की जाती है, जिसे 2008 में भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ था। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। यहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला शैली मैसूर पेंटिंग चित्तारा कला है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध कला कौन सी है? तेलंगाना की पट्टचित्र, जो कपड़े और ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती है। राजस्थान, यहाँ के प्रसिद्ध स्क्रॉल पेंटिंग शैली फड़ चित्रकारी, जो भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका की संरचना में अभिलेख न्यायालय के रूप में किसे उच्चतम क्षेत्राधिकार प्राप्त है? जिला न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, लोक अदालत को या ग्राम पंचायत में? किसे अभिलेख न्यायालय? तो सीधे ये जिला न्यायालय नहीं होगा, इसमें होगा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को उच्चतर क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय प्राप्त हैं, तो इसका आंसर होगा उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित होने वाली जनगणना किस अधिनियम के तहत की जाती है? जनगणना अधिनियम 1948, नागरिकता अधिनियम 1955, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 या आधिकारिक सांख्यिकी अधिनियम 1923। तो इसका आंसर होगा जनगणना अधिनियम 1948 में, जो एक संवैधानिक तथ्य है जिसकी जनगणना 1948 के प्रावधानों के तहत संपन्न किया गया था। अब नोडल मंत्रालय कौन सा होता है? जनगणना के कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया गया था। आधुनिक भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो ने शुरू की थी, जो पहली पूर्ण नियमित जनगणना, मतलब शुरू तो 1872 में, लेकिन पहली जो पूर्ण 10 की जनगणना 1881 में रिपन के काल में की गई थी, रिपन के काल में की गई थी। अगला क्वेश्चन, रेल टिकट और हवाई टिकट की अग्रिम बुकिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शिक्षा प्रणाली, आरक्षण, रिजर्वेशन, बैंकिंग या ई कॉमर्स? तो रेलवे और एयरलाइंस में अपनी सीट या बर्थ को पहले सुरक्षित करने की प्रक्रिया को आरक्षण कहा जाता है या रिजर्वेशन कहा जाता है। अब भारत में 1991 के एलपीजी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? निजी व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार प्रतिबंधित क्षेत्र, दो देशों के बीच समझौता या लाइसेंस राज को कम करना? तो किसमें कौन सा विकल्प गलत है? तो क्या हो जाएगा, निजी व्यापार को बढ़ावा देना। 1991 के एलपीजी सुधारों में भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाना, जिसमें निजीकरण, लाइसेंस राज कम करना और वैश्वीकरण प्रमुख थे, लेकिन व्यापार को प्रतिबंध करने का कोई प्रावधान नहीं था। तो इसको जगह निजी व्यापार को प्रतिबंध करने में कोई व्यवधान नहीं था। अगला क्वेश्चन, भारत और रूस के बीच हाल ही में चर्चा में रहे रिलोस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, सैन्य रसद सहायता और सहयोग करने, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने या अंतरिक्ष पर्यटन? कैसा रिलोस मतलब रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। यह भारत के और रूस के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं थल, नल, नभ और जल एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाह, हवाई अड्डों का उपयोग ईंधन भरने, मरम्मत और रसद की आपूर्ति के लिए होते हैं। यह विशेष रूप से आर्कटिक क्षेत्र, हिंद महासागर, भारतीय नौसेना की पहुंच को बढ़ाएगा। भारत ने इससे पहले अमेरिका और जापान के साथ ऐसे लॉजिस्टिक समझौते किए। यह समझौता युद्ध के समय नहीं बल्कि शांतिपूर्ण समय में संयुक्त युद्ध अभ्यास और मानवीय सहायता कार्यों के लिए दोनों देशों की सैन्य क्षमता को मजबूत करता है। सैन्य क्षमता को मजबूत करता है। तो क्या हो जाएगा, सैन्य रसद सहायता और सहयोग इसका आंसर होगा, जो रिलो समझौते का मुख्य उद्देश्य है। चलिए देखते हैं अगला। चलिए आज क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को
ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये जीके जीएस सवाल पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों के लिए जुड़े रहें। चलिए आप कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ जो हाल ही में रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही क्वेश्चन देखते रहें और इसे एक बार से 2 बार जरूर देखें ताकि आपके दिमाग में कंठस्थ हो और ये क्वेश्चन की डिटेल्स को 1 से 2 बार पढ़ें ताकि वो आपके दिमाग में रिकॉल हो और इसे प्रैक्टिस करते रहें और एग्जाम देने से पहले टेक्स्ट बुक वगैरह में टेस्ट जरूर दें।